मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किस वाक्य से शुरुआत की जाए आज कि जहां से हम अपनी देश की नब्ज को महसूस कर सकें और देखा जा सके जमीनी हकीकत को। तो चलिए क्यों ना इस अमर काव्य की इन दो पंक्तियों से ही शुरुआत करते हैं और वर्तमान में देश की क्या परिस्थितियां हैं, देश के क्या मुद्दे हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं और अपना सवाल करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। और अब हमारा सवाल, क्या इन परिस्थितियों में ऐसा ही भारत देश है मेरा? क्या है वो परिस्थितियां? क्या हमें दिखाई भी जा रही हैं या नहीं दिखाई जा रही हैं? बल्कि मुख्य तौर से सवाल यह होना चाहिए कि ये परिस्थितियां दिखाएगा कौन? क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमने देखा इस दौर में किस तरह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया किस तरह पक्षपात में रेंगता हुआ दिखाई दिया और उसको चलाने वाली जो पूंजी है वो पूरी तरह टीआरपी और प्रोपेगेंडा पे जाके सिमट गई, जिसमें हमारे देश के जो मुद्दे हैं, देश के जो सवाल हैं, वो कहीं गायब ही हो गए मानो। देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप, खास तौर से अगर मैं टेलीविजन मीडिया की बात करूं तो पर्दे के सामने जो पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है उसके ठीक विपरीत जब आप आ जाइएगा तो पर्दे के पीछे के तथ्यों का सत्य कुछ और ही बयां करता है। तो चलिए क्यों ना आज हम आपको ले चले उस सफर पे जहां पर्दे के पीछे के सत्यों के तथ्य के आधार पर देश की सत्ता ने जो परिस्थितियां बना दी हैं उसको एक बार बारीकी से समझने की कोशिश की जाए। समझने की कोशिश की जाए कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके फलस्वरूप जब अब कुछ दिनों पहले ही हमने आज़ादी का 74वां वर्षगांठ पूर्ण कर 75वीं वर्षगांठ की ओर जब अपना सफर आरंभ किया, तब वर्तमान में देश के क्या मुद्दे हैं, देश के क्या सवाल हैं, देश की क्या परिस्थितियां हैं, उसमें 1947 के बाद से किस प्रकार से अंतर आया है। देखिए, 1947 में जो हमें आज़ादी मिली उसमें लोगों का संघर्ष था, लोगों का योगदान था, लोगों की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी थी सत्ता की। पर इस दौर में सत्ता जनता की उस जिम्मेवारी को पूरा करने के बजाय अपने ही हितों को साधने में लगी और परिस्थितियों को मानिए इस रूप से बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने ही तो सब कुछ किया है इस देश के लिए, हम ही विकल्प हैं, हम ही अस्तित्व हैं। कैसे? बहुत बड़ा सवाल है ये, कैसे? तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जिन हाथों में देश को चलाने की बागडोर हमने सौंपी है, जहां देश को चलाने के निर्णय लिए जाते हैं, क्यों ना सबसे पहले उस पवित्र स्थान संसद से ही शुरुआत कर ली जाए। 17 अप्रैल 1952 यह वो तारीख है जिस दिन देश में पहली संसद का गठन हुआ। जिस सोच के साथ पहली संसद का गठन हुआ, उसके बाद जब आप आ जाइएगा 2020 में, मतलब लगभग 70 वर्षों के बाद, आज जनता के जो चुने हुए सरोकार हैं, जनता के जो चुने हुए सांसद एवं तमाम मंत्री हैं, क्यों ना एक बार बारीकी से उनको समझने की कोशिश कर ली जाए। एडीआर की एक रिपोर्ट है हमारे पास, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से भी जानते हैं। ये रिपोर्ट मैं आपसे साझा कर दूंगा। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस दौर में जो जनता के सरोकार जो संसद में बैठे हैं, जो देश को चलाने के निर्णय लेते हैं, उनके ऊपर कितने कितने क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये जो एडीआर की रिपोर्ट है हमारे पास, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की लोकसभा में लगभग 43%, 43% सांसद, जिनकी संख्या बल जो है वो लगभग 233 है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस यानी आपराधिक मामले हैं। और उसके बाद जो 29% ऐसे हैं जिनकी संख्या बल 159 है, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और सीरियस क्रिमिनल केसेस के बारे में एक बार आप मुख्य तौर से समझ लीजिए। इसमें जो सजा होती है वो कम से कम 5 वर्ष की होती है। और इसमें जो तमाम आपराधिक मामले हैं, चाहे वो मर्डर है, किडनैपिंग है, असॉल्ट है या रेप है, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर आती है। और अगर आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, मतलब क्रिमिनल और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस को, तो 2000 आज के इस दौर में संसद में जो देश को चलाने के निर्णय में भागीदार बनते हैं
वह 352 392 यानी 72% ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले में केस दर्ज हैं और मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद ऐसा अगर हम और जाएंगे थोड़ा सा अंदर कि राजनीतिक पार्टी से कितने हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी, तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष जिनकी की तादाद संख्या बल सबसे ज्यादा है तो उनका ही नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो सत्ता पक्ष से लगभग 116 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और सत्ता विपक्ष से लगभग 29 हैं। और उसके बाद तमाम जो दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं उनका डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वालों की भी अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष से लगभग 87 है, सत्ता विपक्ष से 19 है। उसके बाद भी तमाम ये लंबी फेरिस्त है, दोनों सत्ता विपक्ष और सत्ता पक्ष के कितने क्रिमिनल केसेस और सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले सांसद हैं। तो इसमें क्या समझा जाए? अभी आप बोलेंगे कि मैं इसी बार की ही बात क्यों बता रहा हूं, ऐसा तो पहले भी होता था। बिल्कुल होता था, जाहिर तौर से होता था ये, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 2009 में ये जो आपराधिक ये जो सांसद हैं जो चुन के आते थे, 2009 में इनकी संख्या बल कम थी, 2014 में फिर थोड़ी बढ़ी, फिर 2019 में बढ़ी। और मतलब चीजें इस तरह, मतलब इनका ग्राफ हर 5 वर्षों में ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बाद मैं कहता हूं और समझिए आप, इसको समझने के लिए जो हमारे पास ये सांसद इस दौर में कितने करोड़पति हैं। जी हाँ, ये कितने करोड़पति हैं, तो इस दौर में 88% यानी 475 सांसद जो लोकसभा में बैठे हैं वह करोड़पति हैं। जी हाँ, और उसके बाद तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों से कितने हैं, तो जाहिर सी बात से सत्ता पक्ष से लगभग ऐसे 265 हैं, सत्ता विपक्ष से जो हैं वो 43 हैं। तो इस तरह से तमाम लिस्ट है इन करोड़पति सांसदों की भी। और इनकी भी संख्या जब आप देखेंगे 2009 से ही जब आप इनका आकलन करने की कोशिश करेंगे तो 2009 में ये 58% थे, 2014 में आए तो ये 82% हो गए, 82, और अभी 2019 में लगभग 88 हो गए। हो सकता है आने वाले 2024 में ये 100% भी हो जाए। तो किस दौर से परिस्थितियां चल रही है। और इसमें एक बात और आप बहुत समझिए, वो ये है कि 225 सांसद ऐसे हैं जो 2014 से लेके 2019 में दोबारा से चुन करके आते हैं। और इन 225 सांसदों की जो अगर सैलरी जो इनकी निजी संपत्ति है वह देखेंगे तो 2014 में औसतन इन सांसदों की संपत्ति जो थी वो 17 करोड़ के आसपास थी, और वही संपत्ति 2019 में आते आते 22 करोड़ हो जाती है। मतलब 5 करोड़ की लगभग वृद्धि हो जाती है इनकी खुद की संपत्ति में, औसतन संपत्ति में। तो ये जो संपत्ति में इनकी वृद्धि होती है, इसके बाद इनको सरकार की तरफ से जो जनता के टैक्स के पैसों से जो इनको वेतन मिलता है, जो इनको तनख्वाह मिलती है, उसमें भी जब आप जाएंगे तो यह नंबर भी बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। 2007 में लगभग जो इनकी वेतन थी वह 300% से बढ़ा दी गई, और फिर 2018 में जो है वह 100% से बढ़ा दी गई। अगर आप दुनिया के किसी टॉप एमएनसी के एम्प्लॉय भी होंगे तो जिस वृद्धि से, जिस दर से इनकी सैलरी को बढ़ाया गया है, जो इन्हें मासिक सैलरी मिलती है वह कहीं नहीं बढ़ाई जाती। चाहे आप टॉप एमएनसी के एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी, जनता के सेवक क्यों ना हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, या फिर सरहद पे तैनात सैनिक ही क्यों ना हो, आप वह जवान जो हमारे सरहद पे तैनात होकर देश की रक्षा करता है, उसकी सैलरी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ाई जाती है जितनी तेजी से इन सांसदों की सैलरी बढ़ी है। उसके बाद आप और समझिए, समझने के लिए ये सांसद कितने शिक्षित हैं, इसके लिए भी इस दौर में जब आप आएंगे तो आज की डेट में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इन सांसदों की लगभग
एक चौथाई सांसद, मतलब हर चौथा सांसद या तो 5वीं पास है, या तो 8वीं पास है, या तो 10वीं पास है, या तो 12वीं पास है। ऐसा नहीं है, ग्रेजुएट्स भी हैं, तमाम ग्रेजुएट्स भी हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट्स की जो संख्या है वो 133 है, 133। प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स 100 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स 135 हैं, डॉक्टर लेवल के भी 24 हैं, अन्य डिग्री वाले 17 हैं, और 12वीं पास किए हुए 69 हैं, 10वीं पास किए हुए 43 हैं, 8वीं पास किए हुए 12 हैं, 5वीं पास किए हुए 4 हैं। एक ऐसे भी हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ये सिर्फ एक पढ़ना लिखना ही जानते हैं। तो आप ही सोचिए कि किस प्रकार से परिस्थितियां चल रही होंगी। ये जो मुख्य तौर पे हमारे देश को चलाने के निर्णय में भागीदार बनते हैं, ये जो सांसद हमारे देश के पवित्र स्थान संसद में बैठे हैं, सोचिए जरा किस प्रकार से ये दागी किरदार देश को चलाने के निर्णय में भागीदार बनते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है, समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे देश में आप कोई नौकरी भी लेना चाहें ना, तो कितनी लंबी तादाद होती है कि आप ये क्वालिफिकेशन, ये करिए, ये एग्ज़ाम दीजिए, और आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। सारा मतलब सरकार की, अगर आप कोई सरकारी नौकरी लेने जाएंगे या MNC कंपनी, टॉप MNC में भी नौकरी करने जाएंगे, सेना पे भी तैनात होने जाएंगे, और अगर आपके पास कोई चार्जेस है तो क्या आप क्या आप वह नौकरी ले पाएंगे? लेकिन यह किस तरह चुन करके आ जाते हैं। और इनके लिए इस संख्या बल, ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनको रोकने के लिए कोई प्रावधान हमारी देश की संसद कोई बिल ही नहीं पास करती। ये सवाल क्यों ना किया जाए? हम कहते हैं कि आप भूल जाइए, ये जो डेटा हमने आपको बतलाया है भूल जाइए। अगर आप कहते हैं वह व्यक्तित्व जिसके हाथ में मुख्यतः देश को चलाने की बागडोर जिसके हाथों में है, वह व्यक्तित्व पूर्ण तौर से समर्पण के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे इस देश को नया भारत यानी न्यू इंडिया बनाने में लगा है, तो चलिए क्यों ना हम अगले आने वाले अध्याय में उस न्यू इंडिया का ही जिक्र कर लें और परिस्थितियों को और समझने की कोशिश करें, थोड़ा बारीकी से और समझने की कोशिश करें। आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे सुना। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल होंगे। यकीन मानिए मैं आपके हर उन सवालों का जवाब दूंगा। उसके लिए मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि अगला अध्याय जो कि कुछ दिनों में आने ही वाला है, एक्चुअली समय के भाव से हम उसको पूरा नहीं कर पाए, पर जो उसका ड्राफ्ट है वो लगभग लिखा जा चुका है। तो अगले अध्याय का ज़रूर उसको एक बार देखिए और आपके तमाम सवाल जितने भी हैं मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा। और ये जो सोच है जिसके साथ हमने शुरुआत की, हालांकि हम बहुत समय से इसको करना चाहते थे पर समय के भाव की वजह से नहीं कर पाए, ये सोच भी आपसे साझा करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि समझिए, जानिए। अगर अच्छा लगता है तो जुड़ने की ज़रूर कोशिश करिए। शुक्रिया।